शो पर। सबसे पहले ये क्वार्टर के ऊपर मैं पूछना चाहूँगी, एबिटा हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एबिटा के साथ ही हम शुरुआत करेंगे। इस क्वार्टर में 17% अप YOY बेस पे हम देख रहे हैं। इसके ऊपर क्या कमेंट्स रहेंगे आपके सर? धन्यवाद। तो ये क्वार्टर हमारे लिए बहुत अच्छा गया। जैसा आपने बताया कि 17% ईबिटा में ग्रोथ, हमने रिकॉर्ड 90 करोड़ ईबिटा किया। तो उसमें दो कारण मेन थे। एक तो क्या है कि इनपुट कॉस्ट थोड़ी स्टेबलाइज हो रही है, और जो बीच में क्रूड बढ़ा था और रुपी भी डेप्रिशिएट कर रहा था, तो उसके चलते जो वॉलेटिलिटी थी, और उसके हमने कई प्राइस इंक्रीजेस लिए थे। रिटेल मार्केट में हमने 3 प्राइस इंक्रीज लिए पिछले 6 महीने में। तो उसका जो इफेक्ट था वो इस क्वार्टर में दिखा कि हम मार्जिन मैनेजमेंट कर पाए। प्लस हमारे वॉल्यूम भी 34,000 केवल जो क्वार्टर में हुए, वो भी एक काफी अच्छा क्वार्टर गया है वॉल्यूम पर्सपेक्टिव से। तो ओवरऑल वॉल्यूम और मार्जिन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि ये हमने ईबिटा 90 करोड़ रुपए का डिलीवर किया फॉर द क्वार्टर। जी सर, रेवेन्यू फ्रंट पे भी अगर मनीष जी हम देखें तो काफ़ी इजाफा देख रहे हैं, 30% अप रेवेन्यू हम देख रहे हैं YOY बेस पर। यहाँ से रेवेन्यू के लिए कहाँ से सपोर्ट आपको दिख रहा है सर? तो हमारी वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यूअस, हम हर क्वार्टर डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कर रहे हैं हमारे जो कोर लुब्रिकेंट है उसमें। और उसका एक रिजल्ट है कि एक रेवेन्यू ग्रोथ उसके चलते आती है। और दूसरा जो मैंने बताया कि प्राइस इंक्रीजेज जो हुई, पिछला जो दिसंबर क्वार्टर था लास्ट ईयर का और ये दिसंबर क्वार्टर के बीच में हमारी काफी प्राइस इंक्रीजेज हुई, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट को पास ऑन करने के लिए। तो उसका इफेक्ट भी रेवेन्यू पे दिखा। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट में हमारा रेवेन्यू जो है वो करीब 30% से बढ़ा इस क्वार्टर में YOY बेसिस पे। जी, नेक्स्ट मनीष जी वही सवाल था मेरा, जैसे कि आपके प्रेस रिलीज में मैं देख रही थी कि और लुब्रिकेंट पोर्टफोलियो में डबल डिजिट ग्रोथ है, जैसे कि आपने मेंशन किया, तो वो डबल डिजिट जो ग्रोथ है आने वाले क्वार्टर्स में आप कैसे मेंटेन करेंगे, क्या योजना रहेगी? हम हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो हमारा डबल डिजिट CAGR वॉल्यूम ग्रोथ रहा है लास्ट 8-10 साल से। और वो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम 2 to 3x मार्केट ग्रो करें। तो जैसे अगर लुब्रिकेंट मार्केट की बात करें तो वो 2 से 3% एनुअली बढ़ता है, और हम उससे 3 गुना हमेशा डिलीवर करके मार्केट शेयर गेन करते हैं। तो हमारा यही रहता है कि हम 2 से 3 गुना मार्केट की जो ग्रोथ है उससे 2 से 3 गुना ग्रोथ करें। और वो हम काफी कॉन्फिडेंट हैं कि हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट और 2 to 3x मार्केट ग्रोथ वो हमारी कंटिन्यू रहेगी। जी, डेफिनेटली। और अभी मनीष जी बात करें B2B सेगमेंट में, जैसे कि रोबस्ट ग्रोथ जो है देखने को मिली है इस क्वार्टर में, बट अगर B2C में बात करें तो टेपिड रूरल डिमांड के चलते हम एग्री एंड टू पिलर कैटेगरीज में वॉल्यूम्स के ऊपर अफेक्ट यहाँ से कहीं ना कहीं देख रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो रूरल थोड़ा स्लो डाउन था। जैसा आपने बाकी कंपनियों FMCG वगैरह में भी सुना होगा कि रूरल में थोड़ी स्लो डाउन हमने देखी थी पिछले 6 महीने से। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर एक मानसून अच्छा जाता है और जो बजट में भी जो अनाउंसमेंट हुए हैं रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो उससे जो रूरल डिमांड पिकअप होगी और टेलविंड जो आएगी, तो उससे हमारी B2C ग्रोथ में जो है B2C वॉल्यूम उसमें भी और इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो हम रूरल डिमांड पे अब काफी हम बेट कर रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर में रूरल पिकअप हो जाएगा, तो हमारी ग्रोथ और भी अच्छी होगी रिटेल सेक्टर। जी, मनीष जी नेक्स्ट CVO कमर्शियल व्हीकल ऑयल कैटेगरी में डिमांड के ऊपर मैं पूछना चाहूँगी, कैसे डिमांड आप देख रहे हैं पर्टिकुलरली इस सेगमेंट की अगर बात करें तो काफी अच्छा डिमांड पिकअप हुआ है कमर्शियल व्हीकल्स में। जो हमने देखा बीच में 1-2 साल पहले यूरो 6 में कमर्शियल व्हीकल कन्वर्ट हुआ था, इकोनॉमी भी कोविड के चलते बंद थी। तो वो जो CV में जो स्लो डाउन था वो अब नहीं है, और कमर्शियल व्हीकल काफी पिकअप किए हैं अपने। जो नए व्हीकल कमर्शियल व्हीकल सेल है वो भी आपने देखी होगी, जो CV मैन्युफैक्चरर्स की वो भी काफी अच्छी आ रही है। तो ओवरऑल इकोनॉमी लिंक्ड और जो ग्रोथ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ है, उसके चलते कमर्शियल व्हीकल और उससे लिंक डीजल इंजन ऑयल में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का भी जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और जो ग्रोथ पे, तो वो डायरेक्टली कमर्शियल व्हीकल डीजल इंजन ऑयल में हमको दिखता है। तो हम उम्मीद कर तो? रहे हैं कि वो आगे जाके भी अच्छी रहे। जी, जैसे कि आपने सर DEO के ऊपर बताया, तो अगर आप ब्रेकअप दे सके डिमांड इन डिफरेंट सेगमेंट, DEO सेगमेंट जैसे कि हो गया डीजल इंजन ऑयल, इंफ्रा इंडस्ट्रियल एंड MCO मोटरसाइकिल इंजन ऑयल हो गया, अगर इसका जो डिमांड रिलेटेड ब्रेकअप है अगर आप वो शेयर कर सकें। तो हमारा करीब 40% जो है वो डीजल इंजन ऑयल होता है और हमारे प्रोडक्ट मिक्स का। और करीब करीब 20% से 22% पर्सनल मोबिलिटी होता है, जो कि मोटरसाइकिल और कार्स होते हैं। और उसके अलावा फिर इंडस्ट्रियल ऑयल है, गियर ऑयल, ग्रीसेस वगैरह हैं,
जो एंसिलरी ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स हैं। तो ये हमारा ब्रॉड ब्रेकअप रहता है। एमसीओ जो मोटरसाइकिल सेगमेंट है उसमें हमने थोड़ी स्लो डाउन देखी है, वो बिकॉज ऑफ रूरल, क्योंकि रूरल में थोड़ा पिकअप कम था। बट ओवरऑल हमारा मार्केट शेयर ये डीजल इंजन ऑयल और मोटरसाइकिल में बहुत अच्छा है, और पैसेंजर कार में भी हम अब काफी एग्रेसिवली आगे ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा पैसेंजर कार में भी अब मार्केट शेयर और इम्प्रूव होगा। तो ओवरऑल सारे सेगमेंट्स हमारे फोकस सेगमेंट्स। जी। और इनपुट कॉस्ट आइटम्स में जैसे सॉफ्टनिंग हो रही है, तो इंडियन रुपीस का जो उसमें जो मूवमेंट हो रही है रुपये में, उसका आप क्या असर देख रहे हैं इसके ऊपर? कितने हद तक इसका असर देख रहे हैं आप इसके ऊपर? तो जैसे क्रूड हमने देखा है कि ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे आया है, अभी $85 पर बैरल के आसपास स्टेबलाइज्ड है, और रुपी भी एक लेवल पे काफी डेप्रिशिएट किया था, पर अब हम एक रेंज बाउंड मूवमेंट रुपी में देख रहे हैं। तो इन दोनों का मिला जुला नतीजा ये होगा कि हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो एक लेवल पे स्टेबलाइज हो रहा है। तो हमें अब और प्राइस इंक्रीजेज या पास ऑन करने की शायद दरकार नहीं पड़े। अगले 1-2 क्वार्टर में हम उम्मीद करते हैं कि ये स्टेबल रहेगा, तो हम फिर अपना डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम पे वापस से फोकस कर सकेंगे। ओके। साथ ही मनीष जी, कैश एंड डेट इन बुक्स के ऊपर आप कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे? तो हमारे डेट फ्री कंपनी है, हम नेट कैश पे रहते हैं हमेशा। हमारा करीब 200 करोड़ से ऊपर नेट कैश पॉजिटिव है हम। और ये हमने लास्ट ईयर एक बायबैक किया था करंट ईयर में अप्रैल मई में, उसके पे आउट के बाद भी हम वी कंटिन्यू टू रिमेन डेट फ्री और कैश पॉजिटिव। ओके। एंड लास्टली मनीष जी, दो क्वेश्चंस मैं क्लब करना चाहूँगी। ईवी के ऊपर है दोनों, ईवी फ्लूइड के ऊपर आपके कमेंट्स, और साथ ही अगर कोई टाई अप है आपके इनकमिंग क्वार्टर्स ईवी स्पेस में, जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको कुछ बढ़ाने के लिए प्लानिंग्स चल रहे हैं? तो ईवी एज ए सेक्टर हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। उसमें दो तरीके से हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। एक तो जो ईवी फ्लूइड्स है, जो ईवी व्हीकल्स में लगते हैं, हम वो लॉन्च कर रहे हैं, और हमने कई ओईएम्स के साथ टाई अप भी किया है। जैसा हमने अपनी प्रेस रिलीज में बताया, स्विच मोबिलिटी, पियाजियो, एल्टी ग्रीन, ये सारी ईवी जो कंपनियां हैं, इनके साथ हमने ईवी फ्लूइड के लिए टाई अप किया है, और हम उसमें और भी कंपनियों से बात कर रहे हैं। और दूसरा जो सेक्टर है, जो है, हम देख रहे हैं ईवी में हम और कौन सी वैल्यू चेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चार्जर्स है, चार्जिंग इंफ्रा है, बैटरी स्वैपिंग है, तो वो सारे हम क्लोजली स्टडी कर रहे हैं। हमने 2 ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट ईवी सेक्टर में किए हुए हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, इंद्रा टेक्नोलॉजी एक यूके कंपनी है जो चार्जर्स बनाती है, होम चार्जर्स, उसमें हमने एक इन्वेस्टमेंट किया है, और वो हम लोकलाइज करना चाहते हैं इंडिया में वो प्रोडक्ट को, जिसकी टेस्टिंग हमारी इंडिया में हो चुकी है। और उसके अलावा एक इलेक्ट्रीफाई करके एक ब्रांड है जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो उसमें भी हमारा 26% स्टेक है, और वो भी कई नई ओईएम्स, कई नए उनके टाई अप हो रहे हैं। तो ओवरऑल ईवी में हम काफी क्लोजली और बहुत इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो ईवी की वैल्यू चेन है, और वो हमारी स्ट्रेटेजी कंटिन्यू है। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी डिटेल्स शेयर करने के लिए। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सर।